नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज टीवी पर जो विधानसभा वीआईपी सीट जो उत्तर प्रदेश की है, उसके हम पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं। कल हमने आपके साथ चर्चा की थी इलाहाबाद पश्चिम सीट की, जो एक वीआईपी सीट मैं उसे मानता हूं, क्योंकि आज की तारीख में उस सीट से मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह। आज जिस सीट के बारे में हम बात करेंगे, जिस विधानसभा सीट की हम आपको जानकारी देंगे कि वहां का क्या इतिहास रहा है और 2022 के इलेक्शन में उस सीट पर क्या होगा, उस वह सीट है वो और भी एक तरीके से वीआईपी हो जाती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा के अंदर वो सीट आती है। उसका नाम है वाराणसी दक्षिण, वाराणसी शहर दक्षिण। वाराणसी दक्षिण की जो सीट है, जो उस सीट से आज की तारीख में पहली बार एमएलए बने नीलकंठ तिवारी। वो मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और 2017 के इलेक्शन में जब उन्होंने उस सीट से टिकट की दावेदारी की थी, तब किसी को लगता नहीं था कि वो इस टिकट को हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी के श्याम देव राय चौधरी, जिनको दादा दादा लोग कहते हैं, पूरे इलाके में दादा के नाम से जाने जाते हैं, उनको उनका टिकट काट करके नीलकंठ तिवारी जैसे यूथ को टिकट दिया जाएगा, इसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन 2017 में दादा का टिकट काटा गया और नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया गया, और नीलकंठ तिवारी भारतीय जनता पार्टी की जो वेब थी, उस वेब में चुनाव जीते और जीत करके विधानसभा पहुंचे। और 19 मार्च को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, उसमें बतौर मंत्री उन्होंने शपथ ली। नीलकंठ तिवारी अभी है, मंत्री हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीलकंठ तिवारी को ही वहां से उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन नीलकंठ तिवारी के सामने कौन उम्मीदवार हो सकता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि नीलकंठ तिवारी को 2017 में सबसे कड़ी चुनौती दी थी राजेश कुमार मिश्रा ने, जो वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। राजेश कुमार मिश्रा बनारस सीट से एमपी भी रह चुके हैं, और 2014 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। तो उनको कांग्रेस ने इस सीट से उतारा था, क्योंकि पहले भी वो एमएलए एमपी रह चुके हैं, और उनको कड़ी टक्कर नीलकंठ तिवारी को दिया उन्होंने। करीब कांग्रेस को 75,334 वोट मिले थे 2017 के इलेक्शन में, और नीलकंठ तिवारी को 92,560 वोट मिले थे। यही कॉम्बिनेशन, यही कंटेंट, यही फाइट 2022 के इलेक्शन में भी रहने की पूरी उम्मीद है। हालांकि जब राजेश कुमार मिश्रा 2017 में लड़े थे, उस समय वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। इस बार समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट वहां होगा, बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट होगा। बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार 52,000 वोट मिले थे। इस बार क्या होगा, अभी कैंडिडेट फिक्स नहीं है, अभी तय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी वाराणसी दक्षिण से किसको चुनाव लड़ाएगी और समाजवादी पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी। लेकिन कांग्रेस राजेश मिश्रा पर ही दांव लगाएगी, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी नीलकंठ तिवारी के नाम पर दांव लगाएगी, ये भी एक तय माना जा रहा है। अब हम आपको एक बात और बता दें कि ये सीट शुरू से बहुत वीआईपी रही है। ये शायद बहुत कम जगह लिखा पढ़ा गया है कि हमेशा से ये सीट वीआईपी रही है। आपको बता दूं कि जो हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे, डॉक्टर संपूर्णानंद भी यहां से एमएलए रहे, और
आप बता दूं कि ये आजादी से पहले जो यूनाइटेड प्रोविंशियल के सीएम की कुर्सी जो थी उस पर डॉक्टर संपूर्णानंद जी बैठे थे। वो संपूर्णानंद इस विधानसभा में, या कहा जाए कि भारतीय गणतंत्र के वो पहले मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी जिन्होंने, आप सबको पता है कि जिन्होंने काशी को एक नया स्वरूप दिया। काशी का उन्होंने नारायण, जब वो नामकरण हो रहा था इस वाराणसी शहर का, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि इसका नाम काशी रखा जाए, क्योंकि काशी ऐतिहासिक नगरी है। लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके दबाव में इसका नाम वाराणसी रखा गया। और जो पुराने, जो काशी के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि संपूर्णानंद जी कभी अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गए। वो 2 बार एमएलए रहे, लेकिन कभी वो वोट मांगने किसी से नहीं गए। उनका कहना था कि हम वोट किस लिए मांगने जाए, हम जो काम करेंगे वो दिखेगा। उनका कहना, मैं मेरे क्षेत्र के लिए समूची जनता, प्रदेश मेरा है, से क्षेत्र की जनता हमारी है, तो हम वोट मांगने क्यों जाएं। और वो वोट मांगने नहीं गए। उनको विकास पुरुष का भी नाम दिया जाता है संपूर्णानंद जी को। और चूंकि नेहरू और संपूर्णानंद जी के बीच जो वैचारिक कुछ मतभेद हो गए थे, इसकी वजह से सीबी गुप्ता, जो उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके जरिए बताते हैं लोग कि इनको किनारे कर दिया गया था। जो 51 और 57 का जो चुनाव हुआ था, जिसमें संपूर्णानंद जी जीते थे, उसमें सीपीआई वहां पर जो है चुनाव जीती थी। और श्यामदेव राय चौधरी उसके बाद सबसे लंबे समय तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, वो सबसे लंबे समय तक विधायक रहे। हालांकि संपूर्णानंद जी 51 और 57 2 बार एमएलए रहे। उसके बाद कांग्रेस के गिरधारी लाल जी रहे। 67 में कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ जीती, रुस्तम एस्टिन जीते। फिर उसके बाद सचिन नाथ बख्शी थे, भारतीय जनसंघ के थे। 74 में चरणदास सेठ जो भारतीय जनसंघ के थे। उसके बाद राज बली तिवारी जनता पार्टी के थे। कैलाश टंडन उसके बाद फिर कांग्रेस आ गई वहां। और रजनीकांत दत्ता फिर वहां कांग्रेस आ गई। लेकिन 89 में पहली बार श्यामदेव राय चौधरी यहां से चुनाव मैदान में जीते। और 89 से लेकर के 2012 तक लगातार वो 7 बार एमएलए रहे। राम प्रकाश गुप्ता की जब बीच में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वो कुछ समय के लिए मंत्री भी रहे। और 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और नीलकंठ तिवारी को वहां से मैदान में उतारा। ये तब से दादा के बारे में कहा जाता है, जो बनारस के लोग हैं वो कहते हैं कि दादा इतने सिंपल है, इतने सरल रहे हैं कि कभी भी किसी के यहाँ कोई बात हो जाती थी, कोई दिक्कत हो जाती थी, तो पैदल चल करके वहां पहुंच जाते थे। आप सभी जानते हैं कि बनारस जो शहर दक्षिण की जो सीट है, बड़ा सकरा इलाका है। बनारस वैसे भी काफी सकरा है, काफी घना है। और उस घने इलाके में वो वहां उनका आना जाना हुआ करता था। लेकिन जब ये श्यामदेव राय चौधरी लोगों के यहाँ पहुंचते थे, तो लोगों को अपनापन लगता था, एक भाव होता था कि अपनेपन का भाव उनको हमेशा, उनको वहां पर लगता था कि कोई अपना है जो एमएलए हुआ है। अब वहां के एमएलए नीलकंठ तिवारी जी हैं। और
जो अभी वहां की सिचुएशन है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो क्षेत्र है, इस वजह से वहां पर उनका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो बनारस में काम किए हैं इस बार, उस काम पर भी, उस सीट पर जो चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, उसका भी उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, वहां पर बनारस में जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हालांकि ये परिकल्पना नरेंद्र मोदी ने की थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां से दूसरी बार एमपी हैं, इस वजह से उन्होंने ये परिकल्पना की थी। वाराणसी जो साउथ विधानसभा है, शहर दक्षिण जो विधानसभा है, ये विधानसभा चूंकि पूरी तरह से शहरी इलाके में आती है, इसमें कोई भी ग्रामीण इलाका नहीं आता है। इस वजह से इलेक्शन के दौरान यहां पर कोई जातिवाद का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो उतना ज्यादा असरकारी नहीं होता है। जो लोकल व्यक्ति होता है, उसकी जो पहचान होती है, उसके आधार पर यहाँ पर लोग वोट डालते हैं। वैसे इस विधानसभा में वोटर्स की जो संख्या है, जो 2017 में रही, वो करीब 2,81,290 वोटर थे, जिनमें से 51% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। और बाकी जो वोट थे उसमें कांग्रेस कैंडिडेट और बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो एक निर्दल कैंडिडेट भी थे वहां पर, बल्कि दो दो लोग निर्दल कैंडिडेट थे, उनको वोट मिला था। इस विधानसभा की एक खासियत, जब से यहाँ पर दादा आए, दादा जब से विधायक बने, तब से इस विधानसभा के लोग को लगा नहीं कि कभी वो किसी विधायक को चुनने जा रहे हैं। दादा अगर वोट मांगने भी नहीं जाते थे, तब भी लोग उनको वोट देते थे, इतना उनसे लोगों का इंटरेक्शन था इस विधानसभा में। लेकिन जब दादा का टिकट कटा, तो काफी लोग दुखी भी हुए 2017 में। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी की 2000 ऐसा लग रहा था कि जो दादा का टिकट काट के जिसको दिया गया है, वो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन बीजेपी की लहर की वजह से वो नीलकंठ तिवारी चुनाव जीते। 2022 का जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में ये लहर कितनी काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दादा का जो व्यवहार था, दादा से जो लोगों का अटैचमेंट था, वो नीलकंठ तिवारी के साथ वो अटैचमेंट लोगों का हो पाया या नहीं हो पाया, यह एक सबसे बड़ी बात होगी, जिसके आधार पर 2022 में लोग वोट डालेंगे। आज इस विधानसभा के बारे में इतनी ही बात। आगे हम किसी और विधानसभा की आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विधानसभा चुनाव जो 2022 में होगा, उसके बारे में पल पल की सबसे सटीक जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।